हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर 9th क्लास के 3 लेसन्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा लेसन 4th रहेगा, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसके जो भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे हम डिस्कस करेंगे उनको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो एक बार एनसीईआरटी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के बिश्नोई एजू हेल्पर चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। तो 4th चैप्टर के अंदर पहला ही पॉइंट है वन्य समाज। तो ये क्या होता है? वनों में रहने वाले लोग, यहाँ हम बात करें वे लोग जो पूर्ण रूप से वनों पर आश्रित होते हैं, उनको वन्य समाज कहते हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शक्तिशाली देश कमज़ोर देशों को अपना गुलाम बनाते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है, यानी कि शक्तिशाली देशों के द्वारा कमज़ोर देशों को अपना गुलाम बनाना। भूमि प्रयोग। सन 1600 में हिंदुस्तान की कुल भूभाग के 1/6 भाग पर खेती की जाती थी, लेकिन आज यह आंकड़ा 1/2 यानी कि 50-50 हो चुका है। व्यावसायिक फसलें क्या रहेगी? तो व्यावसायिक फसलों के अंदर पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास। अंग्रेज इन फसलों का निर्यात इंग्लैंड के लिए करते थे, तो इन व्यावसायिक फसलों के अंदर यह आएगी। इसके साथ साथ चाय भी रहेगी हमारे पास। आगे हमारे पास ये 6th पॉइंट है, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। तो अंग्रेजी सरकार ने वन संरक्षण के उद्देश्य से भारत में वन महानिदेशालय खोला। वन महानिदेशालय किसने खोला? अंग्रेजी सरकार ने, वन संरक्षण के उद्देश्य से। तो वन संरक्षण का इनका उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन इनका मूल उद्देश्य क्या था कि अगर आम लोग वनों के अंदर जो चारागाह बनाएंगे, जानवरों को चराएंगे, लकड़ियां काटेंगे, तो जो अंग्रेजी सरकार को चाहिए थी इमारती लकड़ी या फिर जहाज और रेल उद्योग के लिए इनको लकड़ी चाहिए थी, वो लकड़ी अगर स्थानीय लोग वनों के अंदर जाएंगे तो उनको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए उन्होंने वन महानिदेशालय की स्थापना की और कई तरीके की प्रतिबंध लगाए थे स्थानीय लोगों के ऊपर। आगे डिस्कस करेंगे इनको। तो क्या है, वन महानिदेशालय खोला अंग्रेज सरकार ने। 1864 में भारतीय वन सेवा, 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया। सन 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1906 के अंदर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में की गई थी। तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा ही की गई थी ये भी। तो 3 पॉइंट अपने पास इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ध्यान रखना। नेक्स्ट है वनों की श्रेणियाँ। तो वन 3 श्रेणी के यहाँ पर कहेगा अपने को, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन। आरक्षित वन सबसे अच्छी किस्म के वन होते हैं। वनों से लाभ क्या क्या मिलते हैं? तो जड़ी बूटियाँ मिलती है, औजार बनाने में इससे मदद मिलती है, बाड़, छतरी, टोकरियाँ बनाना, पत्तल बनाना, रस्सी बुनना, महुए के फूलों से तेल निकालना, और भी बहुत से जो वनों के लाभ ही लाभ हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। घुमंतु अथवा झूम खेती, इस प्रकार की खेती वनों को साफ करके 1 या 2 साल के लिए की जाती है और फिर खेतों को 10-12 साल के लिए, 18 साल के लिए परती छोड़ दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। झूम या घुमंतु खेती क्या होगी? वनों को साफ करके 1-2 साल खेती करते हैं, उसके बाद भूमि को खाली छोड़ देते हैं, फिर से जंगल उसके ऊपर उग जाता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि घुमंतु या झूम खेती क्या होती है। दूसरा एक क्वेश्चन आता है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि क्या होती है? तो झूम खेती करने के उपरांत 12 से 18 साल तक जो है खेती को खाली छोड़ दिया जाता है, अपने आप वहाँ पर जंगल उगते हैं। इस स्थिति को प्रति कहा जाता है। प्रतिभूमि किसको कहेंगे? झूम खेती के बाद खाली पड़ी भूमि को जो अपने आप जो प्राकृतिक रूप से वन उगने के लिए छोड़ देते हैं, इसको प्रतिभूमि कहा जाता है। वन्य संरक्षण नियम और आदिवासी। वन संरक्षण अधिनियमों के अंतर्गत आदिवासियों को वनों में पशुचारण, घुमंतु खेती करने और शिकार करने पर रोक लगा दी गई थी। इसके भी कई कारण थे। एक तो अंग्रेजों का खुद का स्वार्थ सिद्ध करना था, दूसरे और भी पॉइंट्स आगे बताएगा, हम डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। लेकिन जो स्थानीय निवासी थे उनके लिए एक बार जो अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिए थे। नेक्स्ट है आदिवासियों के जन विद्रोह। तो इसके खिलाफ आदिवासियों ने जन विद्रोह किए। तो कौन कौन से किए?
संथाल परगना में सिद्धू, संथाल परगना, इसके अंदर सीधू ने, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने, बस्तर में गुंडा धूर ने अंग्रेजों के विद्रोह किए। तो इसके अंदर छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा, बस्तर में गुंडा धूर और संथाल परगना में सिद्धू, ये 3 जो है आदिवासियों के जो जन विद्रोह थे उनके अंदर नेता रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जावा के लकड़हारे, जो जावा सुमात्रा जो है इंडोनेशिया के द्वीप रहेंगे। तो जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। कलंग समुदाय के लकड़हारे कुशल थे जो यहाँ पर रहते थे। कलांग समुदाय, यहाँ के जो जावा के अंदर कुशल लकड़हारे थे, कलांग समुदाय, ये रहते थे और इतने कुशल थे कि जब इंडोनेशिया के अंदर जावा और सुमात्रा के जो ये कलंग समुदाय के जो लकड़हारे थे, इनको जावा के अंदर जब विभाजन किया गया 2 राज्यों का, तो आधे आधे यानी कि 6000 लोग यहाँ पर थे। उस समय के जो कुशल लकड़हारे थे उनको 3-3 हजार आपस में वहाँ के शासकों ने बांट लिया था। नेक्स्ट है सामिन की चुनौती। 1890 में सुरोंतिको सामिन ने जावा लोगों के जंगलों पर मालिकाना हकों को लेकर डच्चों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया। किसने? सुरोंतिको सामिन ने जावा के लोगों के जंगलों पर मालिकाना हक को लेकर डच सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। युद्ध और वन विनाश। युद्धों, खासतौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत और जावा के वनों का बहुत अधिक दोहन किया गया था। नेक्स्ट 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तो देखते हैं। 1700 से 1995 के बीच कितनी भूमि को वनों को साफ कर दिया गया? तो कितनी भूमि को वनों से साफ कर दिया गया? लगभग 139 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये जो 300 सालों का समय था, इसके अंदर 139 लाख वर्ग किलोमीटर जो है वनों को खत्म कर दिया गया था हिंदुस्तान से। नेक्स्ट है 1820 के दशक में इंग्लैंड के खोजी दस्ते किस संपदा का अन्वेषण करने भारत आए थे? तो वन संपदा का अन्वेषण करने भारत आए थे 1820 के दशक में। इनको अपने लिए जड़ी बूटियां और जो इमारती लकड़ी जो महत्वपूर्ण जो भारत के जंगलों के अंदर मिलती थी, उसके लिए ये आए थे। तो खोजी संपदा के दस्ते वन संपदा का अन्वेषण करने, तो ये जो है सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए थे। इनको वास्तव में अपने स्वार्थ के लिए लकड़ियाँ जो है जंगलों से चाहिए थी, इसलिए इन्होंने भेजा था। तो 1820 के दशक में वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए इंग्लैंड के खोजी दस्ते भारत आए थे। भारत में रेल लाइनों का जाल कौन से दशक में बिछा? तो रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक में भारत के अंदर फैला। 1860 के दशक के अंदर। इसके अंदर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि भारत के अंदर मुंबई और ठाणे के बीच में जो 34 किलोमीटर की रेल लाइन सबसे पहले चली थी, उस रेल लाइन की तारीख बतानी है। वो किस समय या किस तारीख को सन में चली थी? इसका कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि 1860 के दशक में तो रेल लाइनों का जाल फैल गया था, लेकिन सबसे पहली रेल जो है मुंबई से ठाणे के बीच में कब चली? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन महानिदेशक कौन था? भारत का पहला वन महानिदेशक जर्मनी के डायट्रिच ब्रैंडिस, जर्मनी का डायट्रिच ब्रैंडिस, इसको नियुक्त किया गया था पहला वन महानिदेशक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत का पहला वन महानिदेशक जर्मनी से डायट्रिच ब्रैंडिस। नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रैंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की? तो ब्रैंडिस ने भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में की। वन अधिनियम कब बनाया? 1865 के अंदर। तो ये 2 इम्पोर्टेंट सन है, याद रखेंगे हम लोग। 1864 में वन सेवा भारतीय की स्थापना की किसने? ब्रैंडिस ने, जर्मनी से रहेगा ये। और 1865 में भारतीय वन अधिनियम। नेक्स्ट है, बस्तर किस राज्य में है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर रहेगा। बस्तर। गोमंतु खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम खेती। प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो 1 या 2 साल खेती करने के बाद जिस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है उसे प्रतिभूमि कहते हैं। नेक्स्ट है, बैगा भारत के किस भाग का एक वन समुदाय है? तो बैगा जो है मध्य भारत का वन समुदाय रहेगा। संथाल आदिवासी किस भारत के राज्य में रहते हैं? तो संथाल जो है झारखंड के अंदर आएंगे। देवसारी क्या था? देवसारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देवसारी क्या था? देवसारी जंगल से लकड़ी लेने के बदले दिया जाने वाला शुल्क रहेगा। औपनिवेशिक सरकार ने बस्तर में घुमंतू खेती पर कब रोक लगा दी थी? तो 1905 में घुमंतू खेती के ऊपर रोक लगाई गई थी। बस्तर में औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो बस्तर के अंदर औपनिवेशिक शासक के अंदर जो वन अधिनियम इनका आया था उसके खिलाफ जो विद्रोह किया था वो नेता कौन था? गुंडा धूर। पहले हमने डिस्कस किया था गुंडा धूर। संथाल परगना में आदिवासियों का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल परगना में सिद्धू ने किया था। नेक्स्ट है भस्म कर भागो, ये नीति किसने अपनाई थी? तो ये डच साम्राज्य ने अपनाई थी। भस्म कर भागो, फूट डालो और राजगुरु की नीति अंग्रेजों की रहेगी और भस्म कर भागो की नीति डचों की रहेगी। वन विनाश किसे कहते हैं? वनों के लुप्त होने को। व्यावसायिक फसलों के 4 उदाहरण सबको पता है कौन कौन से रहेंगी। नेक्स्ट है भारत में 1890 तक कितनी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी? तो 25,000 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें जो है बिछाई जा चुकी थी 1890 तक। भारत में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में रहेगा। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं? तो वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं। पुराने पेड़ों को काटकर नया पेड़ लगाना वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यूज। वनों से क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो गोंद, कॉफ़ी, चाय, रबड़ सब कुछ मिलता है। वर्तमान में वन्य क्षेत्र जो है घट रहा है। और वनों को साफ किया गया किसके लिए? औद्योगिक इस्तेमाल के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ी, खेतीबाड़ी सभी कार्यों के लिए वनों को काटा गया था। वनों के लुप्त होने को क्या कहते हैं? वन विनाश। 1860 में रेल लाइन के स्लीपर बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? लकड़ियों से। लकड़ियों से रेल लाइन के स्लीपर पहले बनाए जाते थे क्योंकि लोहा इतनी ज़्यादा मात्रा में उस टाइम में यूज करने के लिए टेक्निक नहीं थी, तो लकड़ी से ही स्लीपर जो है रेल लाइन के बनाए जाते थे। 1 मील लंबी रेल पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती थी? तो 1760 से 2000 स्लीपर उस टाइम में जो रेलवे लाइन के लिए चाहिए थे। चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान लगाए गए किसको? वनों को साफ करके। कारखाने तो उस टाइम हटाने की बात तो छोड़ सकते हैं हम, नदियों के मार्ग बदलना, वन लगाना, ये सब चीज़ें अलग है, लेकिन वनों को काट करके उसकी जगह रबड़, चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए गए थे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है सबसे अच्छे जंगलों को कहते हैं? तो क्या कहेंगे? आरक्षित वन। घुमंतू खेती एक स्थान पर कितने वर्ष की जाती है? 1 से 2 साल तक के लिए। उसके बाद में उसको खाली छोड़ दिया जाता है 18-20 साल के लिए। उसको क्या कहेंगे? प्रतिभूमि। तो ये क्या कहेगा? प्रतिभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारे पास। नेक्स्ट है 1875 से 1925 के बीच कितने बाघों को मारा गया था? तो ये अंग्रेज सरकार ने बहुत ज़्यादा, जो औपनिवेशिक भारत का टाइम था उसके अंदर वन्य जीवों को बहुत ज़्यादा शिकार किया गया था, तो इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो कितने बाघों को मारा गया था? 80,000 से अधिक बाघों को इस टाइम में मारा गया था। बहुत सारे तेंदुए, चीते, भालू ये सब मारे गए थे। और क्यों मारे गए थे? क्योंकि उन्होंने एक लॉजिक दिया कि इससे हम जो है आदिवासी रहते हैं जंगलों के अंदर या फिर जो ग्रामीण लोग हैं उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि ये जो हिंसक जानवर है ये जो आम इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, ये बहाना लेकर के इनको मारा गया। वास्तव में इनका मुख्य काम क्या था कि इन जो जंगली जानवरों की खाल और इससे जो हड्डियां प्राप्त करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। और साथ में जो वन काटने के टाइम में ये जंगली जानवर वहाँ पर नुकसान पहुंचाते थे अंग्रेज़ों को, तो इसलिए भी इनको मारा गया ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत ही क्रूरतापूर्ण तरीके से जो शिकार किया गया था। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी। तो ध्यान रखेंगे कितने बाघों को 1875 से 1925 यानी कि 50 साल के अंदर 80,000 से ज़्यादा बाघ मार दिए। मोस्टली 1500 बाघ 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आज के टाइम में 1500 बाघ भी किसी देश के अंदर होना बहुत बड़ी बात है। और आज हम पहले इनको मारा गया था और आज जो इनको बचाने के लिए अरबों खरबों रुपए लगाए जाते हैं। तो इंसान की मानसिकता हम समझ सकते हैं किस तरीके की हम जो इस धरती के ऊपर दोहन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने कितने बाघों को मारा था? जॉर्ज यूल नाम का एक अंग्रेज अफसर था, इसने 400 बाघों का शिकार किया था। तो
उस टाइम में इसको शान समझा जाता था कि मैंने इतने जंगली जानवर मार दिए, लेकिन खैर छोड़िए, अपना तो एक ही फंडा है, जियो और जीने दो। गांधी जी कहते थे अहिंसा परमो धर्म, और सेव एनिमल्स, सेव ट्रीज, सेव अर्थ, ये अभी पूरी दुनिया के अंदर हमारे नारे चल रहे हैं। चलिए, आदिवासी जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी रहते थे उनको क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ के आदिवासी गोंड कहलाते हैं। छोटा नागपुर में आदिवासियों का विद्रोह किसने किया? बिरसा मुंडा ने। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा। आगे, जावा कौन सा उपनिवेश रहेगा? तो जावा जो है डच उपनिवेश रहेगा। जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था? कलांग। कलांग समुदाय वन काटने में कुशल था। भारत में पवित्र वनों को क्या कहा जाता है? पवित्र वनों को सरना, कान, देवराकुंडू सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है सुरोंतिको सामिन का संबंध किस आदिवासी विद्रोह से रहेगा? तो ये सुरोंतिको सामिन जो है जावा आदिवासी विद्रोह से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1970 के दशक में विश्व बैंक ने कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक साल के स्थान पर कौन से जो पेड़ लगाने का प्रस्ताव रखा था? तो देवदार का। साल की जगह देवदार के जो वन लगाने के लिए कि कागज उद्योग के लिए लुगदी प्राप्त हो जाए, और देवदार के बाद में पॉपुलर भी रहेगा, इससे भी जो कागज बनाया जाता है, बांस भी रहेगा, लेकिन पहले देवदार को हम मानेंगे। तो साल के स्थान पर देवदार, और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्निक विकसित होती गई, आज के टाइम में पॉपुलर मुख्य रहेगा। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून इसके अंदर रहेगी। तो ये आज के जो अपने 4th चैप्टर के क्वेश्चंस थे वन्य समाज और उपनिवेशवाद से। इतने ही जो वन लाइनर क्वेश्चन हमारे पास है। आगे की वीडियोस जल्द ही आपको मिलेगी। इसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क बिश्नोई एजू हेल्पर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।